तो इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में इससे पहले वाले ये जो चैप्टर है इससे पहले वाले चैप्टर से कनेक्ट है। लास्ट चैप्टर में जॉन डाल्टन ने एक थ्योरम दी थी, एक थ्योरी दी थी 1808 में। उन्होंने बोला था कि जो एटम है ना ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, इनका आगे डिवीजन नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी द फर्दर डिवीजन ऑफ एटम। बट इन दिस चैप्टर the later inventions show that there are the three particles inside the atom. उन पार्टिकल्स का क्या नाम पड़ा? उन पार्टिकल्स का नाम पड़ा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो चैप्टर है ये इससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने, और कैनाल रेज की डिस्कवरी के द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई ई गोल्डस्टीन के द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज करी थी जे चैडविक ने। इसके अलावा हमने पढ़ा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का रेशियो, जिसमें हमने देखा था कि इनका जो रेशियो है वो है 1:2000। इसके बाद यहाँ अपना क्वेश्चन बना था कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, जो इसको प्रदर्शित करते हैं, वो ई से करते हैं, स्मॉल ई से, और चार्ज लगता है माइनस। और प्रोटॉन को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो प्लस पी से करते हैं, और ठीक है स्मॉल पी से करते हैं, और सिंबल जो लगता है वो लगता है प्लस। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर ब्लू क्वेश्चन थे। पहला क्या था? व्हाट आर कैनाल रेज? सो द कैनाल रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज दैट वाज द डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। If an atom contain one electron and one proton, will it carry any charge? नहीं, because electron have negative charge and proton have the positive charge. So overall, an atom will become neutral. अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, सबसे पहला जो मॉडल दिया वो जे थॉमसन ने दिया। हालांकि ये मॉडल आगे चल के क्या हो गया, ठीक है, गलत प्रूफ हो गया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था एटम की स्ट्रक्चर तरबूज की तरह है। इसके अंदर जो लाल वाला जो पार्ट है, जो लाल वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव स्पेयर है, जो प्रोटॉन के नाम से जाना गया। और जो बीज है, तरबूज के जो बीज है, वो इलेक्ट्रॉन है, जिनका चार्ज क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, आगे चलकर तो इनकी अगर हम थ्योरम को यहाँ पर 2 पॉइंट में देखें, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इन्होंने बोला कि जो एक एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर्स है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए हैं। दूसरे पॉइंट में ये बोला नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम है, इस वजह से जो पूरा एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मॉडल आया वो आया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या करा? गोल्ड फॉइल ली, क्योंकि जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा मैलिएबल मटेरियल है। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड को बारीक तक पीसा, ठीक है, और उससे क्या करी, उसमें अल्फा रेज जो थी, अल्फा रेज के जो पार्टिकल्स थे हीलियम गैस के, वो इन्होंने क्या करी? पास कराई। अब जब इन्होंने पास कराई तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में ही देखा कि इस गोल्ड फॉइल के सेंटर से होकर अगर कोई भी चीज जा रही थी, ठीक है, अगर इस गोल्ड फॉइल के सेंटर से होकर कोई भी चीज जा रही थी तो वो टकरा के वापस आ जा रही थी, टकरा के वापस, टकरा के वापस। और सेंटर के अलावा अगर किसी और चीज से जाती थी, ठीक है, तो क्या होती थी? वो सीधी निकल जाती थी। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि इसके सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज है जिसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज है जिसको आगे चलकर क्या कहा गया? आगे चलकर कहा गया कि भाई ये क्या है? प्रोटॉन है। तो यहाँ पर इनकी जो थ्योरम थी उसमें ये बोला गया देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, कि उसके सेंटर पर क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। और दूसरे पॉइंट इन्होंने बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। तीसरी चीज इन्होंने बोली कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो तीन चीज इनकी थ्योरम से पता चली कि एक पॉजिटिवली सेंटर चार्ज है जिसके न्यूक्लियस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं, और जो ये न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा है। बात करें ड्रॉबैक की,
कमियों की। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि जब कोई चीज घूमती है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी रेडिएट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिरते क्यों नहीं है। अब जब कोई भी चीज कमी होती है तो उसका सॉल्यूशन बताया जाता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इसका सॉल्यूशन दिया नील बोर ने। नील बोर ने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल में घूमते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। इस वजह से क्या नहीं करते, ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते, एक दूसरे से नहीं टकराते। तो नील बोर ने ये कंफ्यूजन दूर कर दिया कि भाई दो इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराते क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल में चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पहले ब्लू क्वेश्चन में देखें, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो उन्होंने ये बोला था, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई एटम्स इज न्यूट्रल एज अ होल। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ऑन द बेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर हम रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर देखें, ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल के आधार पर देखिए तो जो आपका जो सेंटर में जो है ना, वो प्रोटॉन जो है वो सेंटर में है। तीसरा कह रहा है एक रफ स्केच खींचो बोर मॉडल की, ठीक है। तो ये क्या है, ये नील बोर का मॉडल है जिसमें डिफरेंट सेल है, के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, what do you think would be the observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil metal of other than gold। अगर गोल्ड के अलावा दूसरी कोई मेटल होती तो गोल्ड इतना मैलिएबल हो जाता है कि बारीक से बारीक कणों में टूट जाता है, उसके बारीक से बारीक कण बन जाते हैं। लेकिन गोल्ड के अलावा कोई और दूसरी मेटल होती तो उसके बारीक कण नहीं बन पाते और उससे क्या नहीं हो पाती, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके बाद एक और सब्सटेंस आया जिसका नाम न्यूट्रॉन था। 1932 में जे चैडविक ने इसको डिस्कवर करा था। इन्होंने बोला कि एक और पार्टिकल है जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है और जो इसका जो सिंबल होता है वो एन होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, नेम द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। एक सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम के नाम बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर यहाँ कह रहा है हीलियम है, ठीक है। हीलियम एटम है जिसका एटॉमिक मास 4u है, 2 प्रोटॉन इसके अंदर है। तो ये बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो आप जानते हो जो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब जब एटॉमिक मास है 4 और प्रोटॉन है 2, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन भी हो जाएंगे 2। हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इनका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट होने का जो फॉर्मूला है वो है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर यानी कि अगर पहली सेल है तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2, दूसरी सेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8, और अगर तीसरी सेल है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 × 2 = 18। अगर 4 का स्क्वायर है तो 4 × 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 × 2 हो गया 32। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस फॉर्मूला के आधार पर, 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले के आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब यहाँ ना एक और होता है, एक और रूल होता है। पहला रूल तो ये हो गया कि 2n स्क्वायर के आधार पर सेल डिफरेंट सेल में आते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि भाई आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने आ सकते हैं, सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस देयर इन सेल आर फिल्ड। यानी कि होगा क्या, ये रूल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आने के ये रूल है। पहला रूल तो ये कहता है कि जो पहले वाली के सेल है, फिर एल सेल है, फिर एम सेल है और फिर एन सेल है। तो पहला रूल ये कहता है के सेल में सिर्फ 2 ही होंगे, एल में 8 हो जाएंगे, एम में 18 हो जाएंगे और एन में 32 हो जाएंगे। और आने का रूल क्या होगा, 2n स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। अगर पहली सेल है तो
2 इंटू 1 का स्क्वायर, दूसरी सेल है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तीसरी सेल है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, चौथी सेल है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ये तो हो गया रूल, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि सबसे बाहर वाली सेल में सिर्फ 8 ही आ सकते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, पहले आप के सेल फुल करोगे, फिर एल सेल फुल करोगे, फिर एम सेल फुल करोगे, फिर एन सेल फुल करोगे, यानी कि होगा क्या, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से आप बढ़ोगे। अब जैसे यहां देखो, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है इसका 1, तो हमने क्या करा, ऐसे हाइड्रोजन लिखा, के सेल बनाई और उसमें 1 को फिक्स कर दिया। बात करें हीलियम की, जिसका एटॉमिक मास है 2, 2 है तो के सेल पूरी भर गई। लिथियम Li, अगर हम Li की बात करें तो इसमें 3 है, तो हमने क्या करा, पहली सेल भर ली के सेल और एल सेल में सिर्फ एक आया। Be 4 है तो पहली के सेल भर ली, एल सेल में 2 ही आए, ठीक है। बी है 5, ठीक है, तो पहली सेल 2 भर के दूसरी में 3 आए, ठीक है। कार्बन 6, पहली सेल 2 भर के अगली में 4 आए। एन, नाइट्रोजन 7, पहली 2 से भर गई और दूसरी में 5 आए। 8, ऑक्सीजन, पहली 2 भर गई अगली में 6 आए। एफ, पहली में 2 भर गए 7 आए। एन, ठीक है 10, पहली 2 से भर गई दूसरी 10 से भर गई। अब ये 2 पूरी भर गई, ठीक है। अब दूसरी में आ तो 18 सकते हैं, लेकिन हमने देखा था कि भाई अगर आउटर मोस्ट हो तो आउटर मोस्ट में 8 ही आते हैं। इसलिए जब सोडियम को हमने भरा, सोडियम जिसका था 11, 11 को हमने भरा, के सेल पूरी भर ली 2 से, एल सेल 8 से भर ली, और के एल एम, एम सेल में सिर्फ एक आया। एमजी में जिसका 12 है उसमें के एल एम में 2 आए। एल्यूमिनियम जिसका 13 है उसमें 4 आए। सिलिकॉन में 5 आए, ठीक है। पी में 6 आए, फिर 7 आए। क्लोरीन, क्लोरीन में 7 आए, ठीक है। आर्गन में फिर से क्या हो गए, पूरे के पूरे, ठीक है, पहली 2 से भर गई, दूसरी 8 से भर गई और तीसरी भी 8 से भर गई, ठीक है। तो करते क्या है, पहले हम के सेल भरते हैं 2 से, फिर एल सेल भरते हैं, ठीक है, फिर एम सेल, और जो सबसे बाहर वाली सेल रहने वाली है उसमें 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। आपको ये चीज याद रखनी, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर ये भरा हुआ है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन और सोडियम। वो कह रहा है कार्बन को और सोडियम को भरो। देख लेते हैं कार्बन और सोडियम कहाँ है। ये रहा कार्बन और ये रहा सोडियम। कार्बन की वैलेंसी है 6, के सेल को आपने 2 से भर दिया, बच गए 4। एल सेल में आपने कितने लगा दिए, 4 लगा दिए, 1 2 3 4, ये तो हो गया कार्बन। सोडियम, सोडियम की है 7, पहली में 2 सेल से भर गए, ठीक है, अगली में 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने कार्बन भर दिया और सोडियम भर गया, ठीक है। If K and L cell of an atom are full, then what would be the total number of electron? वो कह रहा है K भी पूरा भरा है और L भी पूरा भरा हुआ है। तो आप जानते हो K में आते हैं 2, K में आते हैं 2, L में आते हैं 8। तो टोटल कितने होंगे, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10। तो टोटल कितने होंगे, 10, ठीक है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, वो कहलाता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इट इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। हिंदी में बोले, किसी भी पदार्थ की दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ने की, ठीक है, जुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ की जुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित होती है। तो मैंने हिंदी में भी बता दिया, ठीक है, इंग्लिश में भी बता दिया। किसी पदार्थ की जुड़ने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ वैलेंसी की,
वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होती है वो चीज देखो। देखो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H है, इसका एटॉमिक नंबर कितने के बराबर होता है, जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, ठीक है, न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी वैलेंसी की, आप जानते हो के सेल 1 से भर गई, ठीक है, तो 1 ही क्या हो गया, इसकी वैलेंसी हो गई, ठीक है। हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 2 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 है। अगर हम बात करें के सेल पूरी भर गई, क्योंकि 2 ही थे इसके पास, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो 2 भर गए, के सेल पूरी भर गई, ठीक है। तो इसलिए वैलेंसी कितनी हो गई, 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। बात करें एलआई लिथियम की, तो लिथियम में 3 होते हैं, तो एक तो के सेल 2 से भर गया और एल सेल में सिर्फ 1 आया, तो यहाँ बाहर 1 है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, और इसके साथ क्या लगा होता है, प्लस, ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, तो उसके साथ लगा होता है 1। बात करें आगे हम लिथियम के बाद बेरिलियम की, तो एटॉमिक नंबर इसका 4 है, इलेक्ट्रॉन भी 4 है, और प्रोटॉन भी 4 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा 4 ही होता है, न्यूट्रॉन 5 है, उस चीज को छोड़ दो। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो के सेल में 2 आए, एल सेल में 2 आए, अब ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, अब ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कर देगा, दूसरे किसी चीज को दे देगा, इसलिए बेरिलियम की वैलेंसी हो गई +2। बोरॉन की बात करें, 5 है एटॉमिक नंबर, तो पहली सेल में 2 भर गए, दूसरी में 3 भर गए, अब इसके पास 3 एक्स्ट्रा है, तो इसकी वैलेंसी होगी +3। कार्बन, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6 है, पहली सेल में 2 भर गए, दूसरी में 4 भर गए, अब ये 4 क्या कर सकता है, देखो आप जानते हो ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या होता है, सबसे बाहर वाली में 8 होने चाहिए, सबसे बाहर वाली में कितने होने चाहिए, 8। अब ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो प्लस माइनस दोनों हो सकती है, ठीक है, ये 4 किसी को दे भी सकता है और 4 किसी से ले भी सकता है। नाइट्रोजन की बात करें, तो पहले में 7, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, पहली सेल 2 से भर गई, दूसरी सेल 5 से भर गई, तो भाई इसमें बाहर वाली सेल में 8 आने चाहिए, अभी है कितने, 5, अब इसको 3 की जरूरत है, अब ये 3 दूसरों से लेगा, इसलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है ना वो -3 है। ऑक्सीजन 8 है, पहली सेल में 2 भर गए, दूसरी में 6 भर गए, पूरा करने के लिए इसको 2 की जरूरत है, तो -2। फ्लोरीन 9, पहली में 2 भर गए, दूसरी में 7 भर गए, अब इसको 1 की जरूरत है। नियोन 10 था, 2 और 8 10, तो अब इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोडियम 11, पहली में 2 भर गए, दूसरी में 8 भर गए, अब 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो वैलेंसी प्लस होनी शुरू हो गई। ऐसे ही मैग्नीशियम में वैलेंसी प्लस हो गई, एल्यूमिनियम में वैलेंसी प्लस की 3 हो गई। बात करें सिलिकॉन, तो सिलिकॉन फिर से कार्बन की तरह आ गया, क्यों, कार्बन में भी क्या था, बाहर की जो सबसे बाहर वाली जो थी, ठीक है, उसमें 4 थे, ऐसे सिलिकॉन में पहली 2 से भर गई, दूसरी 8 से भर गई, तीसरी में बाहर 4 है, अब 4 ये किसी को ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसलिए सिलिकॉन की भी वैलेंसी प्लस माइनस दोनों हो सकती है। फास्फोरस की बात करें, तो इसके सबसे बाहर वाली सेल में है 5, और पूरा करने के लिए चाहिए 8, इसलिए फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो हो गई -3, ठीक है, कितनी हो गई, -3। अब फ्लोरीन के आगे देखिए, अगर हम, सल्फर है 16, पहली सेल में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, 8 2 10, तीसरे में आ गए 6, अभी कंप्लीट करने के लिए कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो अब 2 की कमी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -2। क्लोरीन 17, पहली में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, तीसरे में 7 आ गए, पूरा करने के लिए कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो -1। आर्गन, ठीक है, कितना है आर्गन का, 18, तो पहली में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, तीसरी में 8 आ गए, बाहर वाली में 8 ही आने चाहिए थे और 8 ही आ गए, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 0, ठीक है, वैलेंसी कितनी हो गई, 0। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एटम के, यानी कि पदार्थों के जुड़ने की कैपेसिटी को, क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी कहते हैं। और ये किससे डिटरमाइन होती है, आपसे पूछे वैलेंसी किससे डिटरमाइन होती है,
तो वैलेंसी डिटरमाइन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हर कोई क्या चाहता है, हर पदार्थ क्या पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी कि वो ये पूरा करना चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 आ जाए, उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितना आ जाए, 8 आ जाए। ये क्या होती है, हर किसी पदार्थ की खासियत होती है, इच्छा होती है। अब यहाँ अब वो कह रहा है क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, देखो क्लोरीन का 17 होता है, तो पहली सेल में 2 आ गए, दूसरी सेल में 8 आ गए, बाहर वाली सेल में 7 है। अब 7 है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी हो गई -1। मैग्नीशियम का 12 है, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरी में 2। अब 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 किसी को दे दे या 6 किसी से ले ले। तो 2 देना आसान होगा, इस वजह से इसकी वैलेंसी +2 है। जब कोई एलिमेंट दूसरे को देता है तो प्लस आता है और लेता है तो माइनस आता है। ठीक है, चलो भाई, फिर हम समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, आणविक नंबर क्या होता है। ठीक है, तो भाई किसी भी एलिमेंट के पास जितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के पास जितने प्रोटॉन होते हैं उसे उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट होता है, किससे रिप्रेजेंट होता है, जेड से। नंबर ऑफ प्रोटॉन और द इलेक्ट्रॉन एंड एलिमेंट है, एक एलिमेंट के जितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन रखता है उसको उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात करें मास नंबर की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दो, वो कहलाता है मास नंबर। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। अब किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखना चाहिए, तो किसी भी एलिमेंट को सबसे ऊपर लिखने चाहिए मास नंबर, बीच में लिखना चाहिए उसका सिंबल और नीचे लिखना चाहिए एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे अगर मुझे लिखना है, यहाँ पे देखो, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, 14 इसका मास नंबर हो गया और 7 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ऐसे जैसे कार्बन, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा O6 और इधर लिखूंगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, किसी भी चीज को लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ ब्लू क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इसका 8 होगा। कह रहा है चार्ज क्या होगा, चार्ज, तो पहली सेल 2 से भर गई, दूसरी सेल 6 से भर गई। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है, इस वजह से इसकी वैलेंसी हो गई -2। ठीक है, कह रहा है मास नंबर बताओ, तो मास नंबर के लिए जो पीछे वाली जो लिस्ट दी थी, किसी का भी अगर मास नंबर निकालना है, जैसे यहाँ ये लिस्ट दे रखी है, इसमें इसका मास नंबर निकालना है, तो क्या करना, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देना, तो इसका मास नंबर आएगा 1, इसका मास नंबर आएगा 4, इसका मास नंबर आएगा 7, इसका मास नंबर आएगा 9। अब यहाँ पर देखें हम आइसोटोप क्या होता है। देखो, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी एक से ज्यादा फॉर्म होती है। ठीक है, उसमें होता क्या है, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 3 रूप में हमें मिलता है, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या है, आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और जो मास नंबर है वो भी 1 है। ड्यूटेरियम में क्या है, एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर 2 है। और ट्रिटियम में क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इधर क्या है, जो प्रोटियम वाली फॉर्म है इसमें कोई न्यूट्रॉन ही नहीं है। जो ड्यूटेरियम वाली दूसरे वाली फॉर्म है, इसमें एक न्यूट्रॉन है,
इस वजह से एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो मास नंबर कितना हो गया 2। अगर हम तीसरे केस की बात करें ट्रिटियम की, तो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इस वजह से एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो होता क्या है, ये आइसोटोप डिटरमाइन होता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सम को, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के द्वारा। अब जब कोई पदार्थ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसे आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वैसे होगी, ठीक है, व्हेन देयर इज सेम नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या हो, सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, वो आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के देख, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देख लिए, ऐसे कार्बन के 3 आइसोटोप है, C612, C614। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप है, Cl1735, यानी कि एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35, ऐसे ही एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 37। ठीक है, अंतर क्या है, पहले वाले केस में 17 आपके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है और 18 आपके न्यूट्रॉन है। दूसरे वाले केस में 17 आपके, ठीक है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है और 20 आपके न्यूट्रॉन है। तो होता क्या है, न्यूट्रॉन की वजह से मास नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका, जैसे आपका यहाँ आइसोटोप है, अच्छा यहाँ पर ना आइसोटोप के यूजेस दे रखे हैं, आइसोटोप के यूजेस, आइसोटोप कहाँ कहाँ यूज होता है वो चीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो आइसोटोप है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल आइसोटोप एंड एलिमेंट आर सेम। ठीक है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। आइसोबार में उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करें हम आइसोटोप के यूज, वो कह रहा है यूरेनियम का आइसोटोप है और वो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में या न्यूक्लियर के द्वारा जो बिजली बनती है उसमें यूज होता है। ऐसे कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जो कैंसर को ठीक करने में यूज होता है। ऐसे ही आयोडीन का एक आइसोटोप है जो गोइटर नाम की बीमारी को ठीक करने में यूज होता है। तो यहाँ क्या दे रखे हैं, आइसोटोप के यूजेस दे रखे हैं। आइसोबार, आइसोबार किसे कहते हैं, जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। जैसे कैल्शियम को अगर मैं लिखूं, ठीक है, कैल्शियम को अगर मैं लिखूं, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 20 है और जो मास नंबर है वो 40 है। ऐसे ही अगर मैं आर्गन का लिखूं, तो एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 40 है। अब देखो दोनों के मास नंबर सेम है, 40-40। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। फॉर द सिंबल HDT, टेबुलेट 3 सबएटॉमिक पार्टिकल। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन की 3 फॉर्म थी, ठीक है, HD और T, ट्रेटियम, ड्यूटेरियम। ठीक है, तो जो पहले वाली में तो क्या था, 1-1, दूसरी में क्या था, डी वाली में 1-2, तीसरे वाली में क्या था, ठीक है, पहले वाले में, हाँ, तीसरे वाले में क्या था, 1 और 3। ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन की पहले वाली जो फॉर्म होती है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते ही नहीं, दूसरे वाली फॉर्म में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है, तीसरी वाली फॉर्म में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 होता है। ठीक है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताओ आइसोटोप और आइसोबार की। तो आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पूछ रहा है। आइसोटोप में तो आप कार्बन की 2 फॉर्म बता देना, C612 वाली और C714 वाली। और आइसोबार में जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कैल्शियम और आर्गन का उदाहरण बता देना कि कैल्शियम के नीचे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा है, ऊपर 40 लिखा हुआ है। आर्गन में नीचे यहाँ पर 18 लिखा हुआ है और ऊपर 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप बना देना, बाकी इसके ब्लू क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे, मतलब इसके एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस है वो कल कर लेंगे और एक बार चैप्टर को कल दोबारा से रिकैप कर लेंगे।